लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। ये मुंबई की माफिया क्वीन और हाजी मस्तान की आखिरी चाल थी। वो मुंबई अंडरवर्ल्ड का केंद्र बना रहना चाहता था। अब दो ही रास्ते थे, रियल एस्टेट या फिल्म इंडस्ट्री। दाऊद भी उसके आगे सिर झुकाकर जी मासी कहता था। जेल से रिहाई के लिए एक बिहारी के आगे उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ा। कहानी के पहले एपिसोड में आपने देखा कि हाजी मस्तान, जो मुंबई का सबसे बड़ा स्मगलिंग किंग था, वो अब एक परेशानी में फंस गया है और अब वो एक औरत के आगे अपनी परेशानी बयां कर रहा होता है, जो मुंबई की ही माफिया क्वीन जेनाबाई दारू वाली होती है। अब देखिए कहानी उसके आगे की। रात गहरी थी, लेकिन पेडर रोड पर काबिज हाजी मस्तान के बैतुल सुरूर विला के अंदर अब भी हलचल जारी थी। बाहर अभी भी बारिश की हल्की बौछार गिर रही थी और अंदर हाजी मस्तान खिड़की से बाहर अंधेरे में टकटकी लगाए खड़ा था। उसकी गहरी काली आंखों में अनगिनत सवाल तैर रहे थे। मन में कई परेशानी थी जिसका इजहार वो जेनाबाई के आगे करना चाह रहे थे। मुंबई की माफिया क्वीन जेनाबाई मस्तान के ठीक पीछे सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ में चाय की प्याली थी जिससे अदरक और इलायची की खुशबू उठ रही थी। ये उसकी तीसरी चाय थी, मगर मस्तान अब तक चुप था। यानी जब से जेनाबाई अंदर आई तब से लेकर अब तक हाजी ने बस इतना ही कहा कि मैं परेशान हूँ, पर उसने अपनी परेशानी नहीं बताई। जेनाबाई जानती थी कि हाजी के लिए मदद मांगना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो ताउम्र लोगों के लिए मसीहा रहा, उनकी मदद करता रहा, वो कैसे किसी को अब ये कह सकता था कि मुझे मदद चाहिए। इसीलिए जेनाबाई ने खुद को समझाने के लिए भरपूर वक्त दिया। फिर कुछ देर बाद मस्तान अचानक से खिड़की की तरफ से जेनाबाई की ओर मुड़ा और उसने एक गहरी लंबी सांस ली और कहा, आपा, मुझे आपकी मदद चाहिए। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। जेनाबाई जानती थी कि मस्तान को वक्त लगेगा, लेकिन वो बोलेगा जरूर। और जब मुंबई के सबसे बड़े स्मगलिंग किंग ने मदद मांग ही ली, तो जेना भी बड़े हमदर्दी के साथ उठी, अपनी सुनहरी हील वाले सैंडल में अपने पांव डाले और उठकर उसके पास आई और बोली, भाई, इतनी देर से मैं बैठी हूँ, अब तो बता भी दे कि क्या परेशानी है, क्या मदद कर सकती हूँ मैं। मस्तान ने फिर से जेनाबाई की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मदद मांगने की बेबसी अब भी उनके अंदर थी, जिसे उन्होंने डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करके सरका दिया। हाजी मस्तान ने जेना की तरफ देखते हुए डाइनिंग टेबल की ओर इशारा किया, जहां मोहगनी की बड़ी टेबल पर मटन कोरमा, पुलाव, कबाब और मुर्ग मुसल्लम सजे थे, मगर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। हाजी मस्तान के साथ जेनाबाई भी खाने पर बैठ गई। नौकर ने तुरंत टेबल पर रखे प्लेट सजा दिए, लेकिन जब उसने पुलाव का कटोरा हाजी की तरफ बढ़ाया तो उसने सर हिलाकर मना कर दिया। इस पर जेनाबाई ने पूछा, खाओगे नहीं? जेनाबाई के इस सवाल पर हाजी ने बड़े ही अदब के साथ कहा, आपा, आप शुरू करें। मैं अभी सिगरेट लेना पसंद करूंगा, क्योंकि उसके बगैर मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। जेनाबाई इसे आदेश समझकर खाना शुरू करती है। उनके पहले निवाले के बाद ही मस्तान जेब से अपनी 555 ब्रांड का सिगरेट निकालता है और उसे जलाकर एक कस लेते हुए धीरे से जेनाबाई की तरफ कहता है, आपा, मैं ये गैर कानूनी धंधा छोड़ना चाहता हूँ। जेनाबाई मस्तान के इस फरमान से चौंक गई। उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि जिसकी बुनियाद ही दरिया किनारे गैर कानूनी काम के शुरुआत पर बनी, जिसने खुद जेनाबाई को इस धंधे में उतारा और उन्हें इस जगह तक पहुंचाया, वो हाजी इस धंधे को छोड़ने की बात क्यों कर रहा है। इसीलिए हाजी से भी उसका यही सवाल था, क्यों भाई, आखिर क्या हुआ? बहुत हो गया आपा, मैंने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में बर्बाद कर दिए। मैं या तो हवालात में था या अदालतों के चक्कर काट रहा था। नारायण भाई ने भी मेरी रिहाई तब करवाई जब मैंने वादा किया कि मैं अब सही रास्ते पर चलूंगा, मगर निकलने की कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन इससे निकलना आसान नहीं है आपा। जेनाबाई चुपचाप हाजी मस्तान को सुनती रही। मस्तान को उसके अंदर का भड़ास निकालने दिया, क्योंकि जेनाबाई उसके हालात से वाकिफ थी। मस्तान के लिए पिछले 6 से 7 साल बहुत मुश्किल भरे रहे। सबसे पहले 1974 में उन्हें आंतरिक सुरक्षा अधिनियम
मीसा के तहत 90 दिनों के लिए हिरासत में रखा गया था। इसके बाद सरकार ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत मस्तान को गिरफ्तार कर लिया। फिर 1977 में इमरजेंसी के दौरान तो करीम लाला जैसे अन्य गैंगस्टरों के साथ उन पर एक बार फिर से मीसा के तहत मुकदमा चलाया गया। मीसा के तहत जेल तो जेना बाई को भी भेजा गया था, लेकिन उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके और वो छूट गई। कहते हैं मीसा एक बहुत ही विवादास्पद कानून था जिसे मूल रूप से 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रशासन के दौरान भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। इस कानून के तहत इंदिरा गांधी ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों को काफी ताकत दे दी थी, जैसे कि इंडेफिनिट टाइम के लिए किसी भी इंडिविजुअल को डिटेन करना और बिना वारंट के संपत्ति की तलाशी और जब्त कर लेना और उसके आगे किसी एक की नहीं चलना। यहाँ तक कि हाजी मस्तान की हालत ऐसी थी कि राम जेठमलानी जैसे बेहतरीन क्रिमिनल लॉयर को हायर करने के बावजूद भी हाजी मस्तान को पूरी इमरजेंसी के दौरान सलाखों के पीछे रहना पड़ा और उसे एहसास हुआ कि अब उसका प्रभाव वैसा नहीं रहा जो एक स्मगलिंग किंग का होता था। फिर भी मस्तान ने खुद को बचाने के लिए एंडलेस कानूनी लड़ाइयां लड़ी। जीत तो नहीं मिली, पर वो कर्ज तले दबते चले गए। साल 1979 में जब आपातकाल हटा लिया गया और जनता पार्टी सत्ता में आई तो मस्तान ने जयप्रकाश नारायण से तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से हस्तक्षेप करने के लिए और उनके प्रति दया दिखाने के लिए रिक्वेस्ट किया, जिसके बाद रिहाई के लिए शर्त रखी गई कि मस्तान जुर्म का रास्ता छोड़ देंगे। फिर मस्तान ने हलफनामे दायर किए और शपथ के तहत सरकार से कहा कि वो अब अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करेंगे जहां जुर्म नहीं, अमन और शांति होगी। मस्तान के इस वादे के बाद उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई और उन्हें अंततः रिहा कर दिया गया। ये सब कुछ याद करते हुए जेना बाई ने मस्तान से पूछा कि अब आगे क्या इरादा है। आपा, मैं कर्ज में डूब चुका हूँ, अब दो ही रास्ते हैं, रियल एस्टेट या फिल्म इंडस्ट्री। भाई, फिल्मों में पैसा लगाना बहुत खतरनाक सौदा है। भाई, तू कभी मुंबई का बेताज बादशाह था। जब पहली बार वरदराजन ने मुझे तुझसे मिलवाया था, मैं तेरी अकड़ देखकर हैरान थी। तू तब बंदरगाहों का मालिक था, पुलिस तुझे देखकर सलाम ठोकती थी। लेकिन अब नए खिलाड़ी आ चुके हैं, इसीलिए बिल्कुल नए तरीके से सोचना होगा। तो मैं क्या करूँ आपा? जेनाबाई ने गहरी सांस लेते हुए हाजी की तरफ देखा और कहा, अगर तुझे वाकई में अपनी जिंदगी बदलनी है तो सोच समझ कर कदम उठा। यहाँ हर गली में नया बादशाह खड़ा है, कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ता। उस रात बैतुल सुरूर विला में इतिहास लिखा जा रहा था। हाजी मस्तान ने आखिरकार ये फैसला तो कर लिया कि वो तस्करी छोड़ देगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुंबई अंडरवर्ल्ड का केंद्र बना रहना चाहता था। और ये चाहत उस रात उसके अंदर भरने वाली खुद जेनाबाई थी। इसलिए ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। आज तो कहानी में आपने बस इतना ही देखा कि कैसे एक बिहारी ने मस्तान को स्मगलिंग की दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आगे की कहानी में गुजराती गैंग की एंट्री होगी, जेनाबाई की चाल होगी और नई दुनिया का सबसे खतरनाक नाम होगा दाऊद इब्राहिम, और उसे अपनी उंगली पर नचाने वाली उसकी मासी माफिया क्वीन जेनाबाई होगी। तो आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में कहानी क्या होने वाली है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। माँ की इस कहानी का अगला एपिसोड आप बुधवार को देखेंगे और ये जो सीरीज चल रहा है माफिया क्वीन का, ये हर बुधवार और शनिवार को आप क्राइम कनेक्ट पर देख रहे हैं। तो जल्द से जल्द आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचेगी और आप हमसे जुड़े रहेंगे। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।